समुद्र आमतौर पर हमें शांति का एहसास देता है, लेकिन कभी कभी वही समुद्र इंसानी लालच का आईना बन जाता है, और जब वह आईना टूटता है तो उसके टुकड़े पूरी धरती को काटने लगते हैं। अगस्त 2006 की एक रात फिलीपींस के खुले पानी में ठीक यही हुआ, जब लहरों के बीच एक तेल से भरा जहाज अचानक इतिहास के सबसे डरावने अध्याय में बदल गया। एक ऐसा अध्याय जिसमें न कोई गोली चली, न कोई बम फटा, लेकिन तबाही किसी युद्ध से कम नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उस जहाज का पेट फटा, वैसे ही काले बंकर फ्यूल का सैलाब समुद्र की रगों में फैलने लगा और कुछ ही घंटों में नीला पानी काले झर में बदल गया। यह कोई साधारण तेल नहीं था, बल्कि तारकोल जैसा गाढ़ा, चिपचिपा और दम घोंट देने वाला द्रव था, जो जहां गिरा वहीं मौत लिखने लगा। मीलों तक फैलती उस काली परत ने पहले मूंगों की सांस छीनी, फिर समुद्री घास को पत्थर बना दिया, फिर कछुओं और मछलियों को ऐसा जकड़ा कि वे तड़प भी न सके। और जब सूरज उगा तो गुमारस द्वीप के लोग समझ गए कि यह कोई आम सुबह नहीं है, क्योंकि जिस समुद्र से वे जिंदगी कमाते थे, वही समुद्र अब झर उगल रहा था। नावें किनारे पड़ी थीं, जाल बेकार हो चुके थे, और हवा में सड़े तेल की बदबू इंसानों की उम्मीदों को भी सड़ा रही। सरकार हरकत में आई, दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक तकनीकें बुलाई गईं, तैरते हुए बैरियर लगाए गए, स्किमिंग मशीनें उतारी गईं, केमिकल्स डाले गए, लेकिन हर तरीका उस काले दानव के सामने बौना साबित हुआ। मशीनों के मुंह जाम हो गए, रसायनों ने पानी को और जहरीला बना दिया, और तेल रेत व चट्टानों से ऐसे चिपक गया मानो समुद्र को हमेशा के लिए अपना कैदी बना लिया हो। हालात इतने खराब थे कि मछली पकड़ने पर पूरी तरह रोक लगानी पड़ी, और जिन गांवों में कभी सुबह की शुरुआत जाल समेटने से होती थी, वहां अब भूख और खामोशी ने डेरा डाल लिया। बच्चों की पढ़ाई छूटने लगी, घरों में झगड़े बढ़ने लगे, और पूरे द्वीप पर एक ही सवाल मंडरा रहा था, क्या यह समुद्र कभी ठीक भी होगा? तभी इस अंधेरे के बीच एक ऐसा विचार जन्म लेता है जिसे सुनकर पहले तो लोग हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, और फिर इतिहास बदल जाता है। क्योंकि जब वैज्ञानिक, इंजीनियर और सरकारें हार मानने लगती हैं, तब कुछ स्थानीय लोग एक बिल्कुल उल्टी दिशा में सोचना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि अगर यह तेल इतना जिद्दी है, तो क्यों ना उसे किसी ऐसी चीज से रोका जाए जो उससे भी ज्यादा जिद्दी हो। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आधुनिक विज्ञान पीछे हटता है और इंसानी रोजमर्रा की जिंदगी की एक साधारण सी चीज आगे आती है। एक ऐसी चीज जिसे हम रोज काटकर फेंक देते हैं, जिसे हम कचरा कहते हैं, लेकिन जो आगे चलकर समुद्र के सबसे बड़े दुश्मन का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाली होती है। और यही वो पल है जहां से यह कहानी सिर्फ एक तेल रिसाव की कहानी नहीं रहती, बल्कि कचरे की ताकत, प्रकृति की चालाकी और इंसानी सोच के काया पलट की कहानी बन जाती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। जब समुद्र पर छाया अंधेरा किसी भी तकनीक से हटने का नाम नहीं ले रहा था, तब फिलीपींस में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। यह हलचल लैब्स या फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि सैलूनों, कॉलेजों और छोटे छोटे मोहल्लों में थी, जहां लोग पहली बार यह सुनकर चौंक गए कि सरकार और गैर सरकारी संगठन उनसे पैसे नहीं, बल्कि उनके कटे हुए बाल मांग रहे हैं। वही बाल जिन्हें हम रोज नालियों में बहा देते हैं, वही बाल जो कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। और यही से जन्म लेता है एक ऐसा प्रयोग जिसे बाद में दुनिया पागलपन की हद तक साहसी कहेगी, क्योंकि इंसानी बालों को इकट्ठा कर नायलॉन की जालियों में भरा गया, लंबी लंबी रस्सियों जैसी संरचनाएं बनाई गईं और उन्हें समुद्र में तेल के सामने बिछा दिया गया। पहली नजर में यह किसी फिल्म का सीन लग रहा था, लेकिन इसके पीछे विज्ञान खड़ा था। बालों की बनावट ऐसी होती है कि वह तेल को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन पानी को खुद से दूर रखते हैं, यानी तेल चिपकता है, पानी नहीं। और जैसे ही ये बाल समुद्र में डाले गए, काला तेल उन पर ऐसे लिपटने लगा जैसे लोहे पर चुंबक। घंटों तक ये बाल तैरते रहे, तेल को पकड़ते रहे, और पहली बार लोगों को लगा कि शायद समुद्र को बचाया जा सकता है। पूरी दुनिया ने इस प्रयोग को हैरानी से देखा। संयुक्त राष्ट्र तक ने इसे एक मानव केंद्रित समाधान कहा, लेकिन हर चमत्कार के साथ एक सच्चाई भी छिपी होती है, और जल्द ही इसकी सीमाएं सामने आने लगीं, क्योंकि सैलून से आए बालों में केमिकल डाई, हेयर प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक रेजिड्यू मौजूद थे, जो समुद्री जीवन के लिए नए खतरे पैदा कर रहे थे। दूसरी समस्या यह थी कि एक बार तेल से भर जाने के बाद इन बालों को समुद्र से निकालना और सुरक्षित तरीके से नष्ट करना बेहद मुश्किल था। यानी समाधान काम तो कर रहा था, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित और स्थायी नहीं था। फिलीपींस समझ चुका था कि उसे ऐसे हथियार की जरूरत है जो बालों से भी ज्यादा प्राकृतिक हो, ज्यादा सस्ता हो, ज्यादा असरदार हो, और समुद्र के लिए किसी भी हालत में जहर न बने। और यही वो मोड़ था जहां कहानी एक बार फिर दिशा बदलती है, जहां वैज्ञानिकों की नजर जाती है उस चीज पर जिसे फिलीपींस में पीढ़ियों से बेकार समझा जाता रहा था। एक ऐसा कचरा जो खेतों में सड़ता था, जलाया जाता था या यूं ही फेंक दिया जाता था। और उसी पल यह सवाल जन्म लेता है, अगर इंसानी बाल तेल को रोक सकते हैं, तो क्या प्रकृति खुद इससे भी बेहतर समाधान नहीं छिपाए बैठी है? और इसी सवाल के साथ यह कहानी धीरे धीरे उस भूरे, खुरदरे और नजरअंदाज किए गए फाइबर की तरफ बढ़ती है, जो आगे चलकर समुद्र के काले दानव को हमेशा के लिए चुनौती देने वाला था। जब फिलीपींस ने यह तय कर लिया कि आधे अधूरे समाधानों से काम नहीं चलेगा, तब उसकी नजर गई उस चीज पर जो वहां हर गली,
हर गांव और हर खेत में बिखरी पड़ी थी। नारियल के सूखे छिलके, वही खुरदरी जटा जिसे लोग अब तक या तो जला देते थे या कचरे के ढेर में फेंक देते थे। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर क्रांति, क्योंकि जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस फाइबर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति ने इसमें पहले से ही वो हथियार छुपा रखा है जिसकी इंसान सालों से तलाश कर रहा था। नारियल की जटा में मौजूद लिग्निन नाम का तत्व इसे तेल का प्राकृतिक चुंबक बना देता है। इसकी स्पंज जैसी बनावट में लाखों सूक्ष्म नलियां होती हैं जो पानी को छुए बिना तेल को अपने अंदर खींच लेती हैं। 1 किलो जटा अपने वजन से कई गुना ज्यादा तेल को पकड़ सकती है, हफ्तों तक पानी पर तैर सकती है और फिर भी असरदार बनी रहती है। और जब फिलीपींस को एक और तेल दुर्घटना का सामना करना पड़ा तो इस बार न महंगी मशीनें मंगाई गईं, न जहरीले केमिकल्स डाले गए, बल्कि नारियल की जटा से भरे बोरे समुद्र में उतार दिए गए। तेल उन पर ऐसे लिपटा जैसे उसे आखिरकार अपना कातिल मिल गया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सोखा हुआ तेल निचोड़कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था और वही जटा फिर से समुद्र में भेजी जा सकती थी। और जब वह पूरी तरह खराब हो जाती तब भी वह जहर नहीं बल्कि खाद या बायोफ्यूल बन जाती। यही वजह है कि यह प्लास्टिक बूम से कई गुना सस्ती, पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल और कहीं ज्यादा भरोसेमंद साबित हुई। इस खोज ने सिर्फ समुद्र नहीं बचाया बल्कि गांवों की किस्मत भी बदल दी। जिन किसानों के लिए नारियल का छिलका कभी बोझ था, वह अचानक कमाई का साधन बन गया। फिलीपींस में इसकी कीमत कई गुना बढ़ी। इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने इसे यूरोप तक भेजना शुरू कर दिया। जापान और सिंगापुर ने इसे पानी साफ करने की तकनीक में शामिल की और धीरे धीरे दुनिया ने मान लिया कि जिसे वह कल तक कचरा कह रही थी, वही आज तेल प्रदूषण से लड़ने का सबसे सशक्त हथियार है। और यहीं से यह कहानी भारत के दरवाजे पर दस्तक देती है, क्योंकि हमारी लंबी समुद्री सीमा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के नारियल बागान हमें वही मौका देते हैं जो कभी फिलीपींस को मिला था। ये सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता, ग्रामीण रोजगार और वेस्ट टू वेल्थ की कहानी है। यह याद दिलाने वाली कहानी है कि हर बड़ी समस्या का समाधान किसी हाईटेक लैब में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास बिखरे उस कचरे में भी छिपा हो सकता है जिसे हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब प्रकृति पर संकट आता है तो उसका इलाज भी अक्सर वही खुद हमारे हाथों में थमा देती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, समझने की और उसे कचरा नहीं बल्कि संभावना मानने की। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।